तो अगेन गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लियर। तो चलो आओ करते हैं स्टार्ट बच्चों यहाँ पे। तो पिछली वाली क्लास आपको पता है बच्चों, लास्ट क्लास जो आपकी हुई थी वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। क्लियर। चलो जी, अब आगे और मैं टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और आपको टॉपिक याद होगा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के हम डॉक्ट्राइन हमने स्टार्ट किए हुए थे, याद आ रहे हैं? ठीक है। सो हमने डॉक्ट्राइन वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था बच्चों, कि वही हमें यहाँ पे करना है बच्चों। क्लियर। तो कौन कौन से डॉक्ट्राइन आपके हो गए थे एक बार बताओगे? हाँ, होल्डिंग आउट हो गया था, वेरी गुड। ठीक है, फीडिंग द ग्रांड बाय एस्टोपल हो गया था, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपका हो गया था बच्चों। ठीक है जी, वहाँ पे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी आपका टॉपिक हो गया था। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना था वो आपका कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्शन में क्या किया था, फीडिंग द ग्रांड बाय एस्टोपल में क्या किया था, और होल्डिंग आउट में हमने क्या किया था बच्चों। तो बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो इलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी ना एक ही टाइम पे दो राइट इंजॉय नहीं कर सकता। अगर वो एक राइट लेना चाहता है तो उसको कुछ सेक्रीफाइस वहां पर करना पड़ेगा। याद है बच्चों वहाँ पे? तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो हमने वहाँ पे कर लिया था। क्लियर। सेकंड वन, होल्डिंग आउट, जिसमें था आपका ट्रांसफर बाय द ओस्टेंसिबल ओनर, कि जो पर्सन ओनर नहीं है, और पॉइंट, जो पर्सन ओनर नहीं है तो उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ पे बात की थी बच्चों, याद होगा कि जो ओनर नहीं है तो वो अपनी पावर किसी और को दे सकता है, याद होगा आपको? तो वो बात भी हमने वहाँ पे कर ली थी बच्चों, याद होगा आपको। एंड जो थर्ड वन हमने किया था, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोपल, तो वो भी हमने वहाँ पे बच्चों कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि एक प्रॉपर्टी जो एक पर्सन की नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकती है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पर्सन अगर वो प्रॉपर्टी पहले ही बेच देता है, मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी एज ए लीगल हेयर उसके पास आने से पहले अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल करता है, तो जो ट्रांसफरी है उसके लिए वो जो सेल क्या माना जाएगा, वो इडेबल। दैट्स कॉल्ड द फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपर। अब इसके बाद बच्चों हमारे टोटल तीन डॉक्ट्राइन हमारे रह गए थे, दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस। ठीक है। तो चलो आ जाओ बच्चों, तो नेक्स्ट वन कॉपी पे आप हेडिंग लिखो, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ये जो वर्ड यहाँ पर लिया गया ना, एक्चुअल में ये जो डॉक्ट्राइन है ये सिर्फ दो ट्रांजेक्शन को लेकर लिया गया, एक क्रेडिटर एंड सेकंड वन डेटर। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं, किस किस की बच्चों, क्रेडिटर एंड डेटर। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एक क्रेडिटर ने ना इस डेटर को लोन दिया हुआ है। ठीक है। और इस डेटर का जो लोन है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, पे भी नहीं किया उसने, और वो अभी मतलब मना भी नहीं कर रहा है वो। ठीक। तो वहां पर अभी ये लोन कंटिन्यू वहां पे चल रहा था। अब यहाँ पे क्रेडिटर को पता है कि डेटर के पास ना एक असेट्स है, एक असेट उसके पास है, और इन फ्यूचर ये क्रेडिटर अपने एक श्योरिटी लेके चलता है कि भाई अगर चलो ठीक है, डेटर ने अगर इन फ्यूचर डिफॉल्ट भी किया तो चलो ठीक है यार भाई, इसके असेट्स तो रखिए इसके पास, मैं कोर्ट में केस फाइल करके इस असेट्स को सेल करके अपना लोन का पैसा रिकवर कर सकता हूँ। ये उसने पहले से सोच के चल रहा था वो। लेकिन ये जो डेटर ना, ये इससे भी ज़्यादा चालाक निकला। उसने क्या किया, ना तो वो क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, और उसने ये असेट्स किसी दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, और किस मोटिव से वो कर रहा है, उसका यहाँ पे सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी तो ये क्रेडिटर इन फ्यूचर करेगा क्या। तो इस क्रेडिटर को तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी क्रेडिटर को, पैसा कहाँ से लेगा वो, असेट्स तो बिक जाएगी वो। तो ये पर्सन जानबूझ के ना क्या करता है, उसकी इंटेंशन क्या है डेटर की, कि अगर ये प्रॉपर्टी भी अगर मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं, अपने किसी रिलेटिव को कर देता हूं, अपने किसी फ्रेंड को सेल कर देता हूं, तो ये जो क्रेडिटर है अब कुछ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है। तो इस केस में उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि भी मैं फ्रॉड करना चाहता हूं, किसके साथ बच्चों, क्रेडिटर के साथ। तो बच्चों याद रखना, अगर कोई डेटर सिर्फ इस मोटिव की वजह से, अब बच्चों ये जो मोटिव है ना, ये क्रेडिटर को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई उसका ऐसा मोटिव है। ठीक है। अगर कोई क्रेडिटर सॉरी डेटर इस मोटिव से अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है कि इन फ्यूचर कि क्रेडिटर के हाथ में प्रॉपर्टी ना चली जाए, कि क्रेडिटर इस प्रॉपर्टी से अपना पैसा रिकवर ना कर ले, तो बच्चों याद रखना, इस ट्रांसफर को बोला जाएगा डेट्स कॉल्ड
फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। और बच्चों अगर ये क्रेडिटर जब कोर्ट में जाके अगर ये प्रूव कर दे कि सर ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ठीक है, इसने जानबूझ के क्या किया कि भाई ये क्रेडिटर की पेमेंट ना करे, इसलिए उसने प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और को ट्रांसफर कर दिया और सिर्फ इसी मोटिव से किया है कि क्रेडिटर की पेमेंट ना हो, ठीक है, तो बच्चों याद रखना ये जो ट्रांसफर किया गया है कोर्ट इसको क्या कर देगा, कोर्ट इसको वॉइड कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, कि जिसमें क्या बोला गया बच्चों, एक रिवाइज करा रहा हूँ, क्या बोला गया हमने इसमें कि एक डेटर है और वो किस इंटेंशन से एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ताकि इन फ्यूचर क्रेडिटर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर उसको हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर यहाँ पर ट्रीट करेंगे, क्लियर। तो चलो बच्चों देखते हैं उसमें क्या बताया गया आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में कि व्हेन वेयर ए पर्सन, ठीक है, तो क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पर, वेयर ए पर्सन ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी, किस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है कि ही इज क्रेडिटर सेल नॉट हैव एनीथिंग, उसको कुछ भी ना मिले उसके क्रेडिटर को आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो बच्चों याद रखना दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ठीक है यहाँ पे। फिर इसमें बच्चों ये लाइन मेन करनी है आपको जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के लिए बताया गया, और क्या लिखा गया, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड, किस इंटेंशन से, डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स, जो ट्रांसफरर है ट्रांसफरर के क्रेडिटर को पेमेंट ना मिले इसलिए ऐसा लिखा गया। तो याद रखना बच्चों वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है सेल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर, मतलब अगर जो उस ट्रांसफरर का क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को वॉइड भी करा सकता है और कह भी सकता है चलो ठीक है अलाउड कर दिया, ठीक है, वो उसकी मर्जी वहां पर चलेगी बच्चों। तो दैट्स योर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब इसमें बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर ना एक्चुअल में सिर्फ डेटर क्रेडिटर की रिगार्डिंग बात की गई है और क्रेडिटर को ना ये प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो डेटर ना प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी यही इंटेंशन यहाँ पर है, ऐसा वो प्रॉपर वे से यहाँ पर प्रूव करके ही चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि देखो फिर से एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ए डेप्ट और देन ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू समवन, इसको कब ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि क्रेडिटर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, किस लिए, टू रियलाइज हिज डेप्ट। तो बच्चों इस केस में क्या लिखा गया कि जो ट्रांसफर होगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों इसके बाद ये बिल्कुल एज इट इज वही लिखा हुआ है, तो मेन इसके बाद यहाँ से लिखना जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है कि वंस द क्रेडिटर श्यू द डेटर, ठीक है, कि अगर उसने क्रेडिटर ने जब डेटर का अगेंस्ट फाइल किया और वो कहता है कि डेटर की इंटेंशन क्या है, उसको लॉस पहुंचाने की है, तो ट्रांसफर को कोर्ट क्या कर सकता है, इनवैलिड कर सकता है। बट मैंने क्या बताया बच्चों, क्रेडिटर हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट, कोर्ट को वो सेटिस्फाई करेगा कि यहाँ पर डेटर की जो इंटेंशन है वो राइट डिफीट करने की है, उसको लॉस पहुंचाने की है, ठीक है। अगर ये क्रेडिटर प्रूव नहीं कर पाया, if he does not prove this then the creditor will fail and transfer is valid, फिर वो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा, फिर वो कुछ भी वहां पर नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। तो दैट्स वन, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी जो बता रखा है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे लास्ट में देखो सेम थिंग, एक मैन है उसने लोन लिया था क्रेडिटर से और वो लोन का उसने अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, तो क्रेडिटर ने कोर्ट में केस फाइल किया और उससे कहा कि टू गेट बैक हिज डेप्ट, ठीक है। और जब उसने देखा तो डेटर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसको, अपने फ्रेंड को या किसी और पर्सन को जो बस होल्ड कर रहा है और उसको पता है कि जब केस निपट जाएगा ना उसके बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वापस आ जाएगी। तो देखो बच्चों अगेन, या फिर डेटर ने क्या किया, जानबूझ के वो गिफ्ट किसी को कर दिया या अपने रिलेटिव को सेल कर दिया, किसी फ्रेंड को सेल कर दिया। तो बच्चों इस केस में साफ साफ बोला गया कि डेटर की इंटेंशन क्या लग रही है, प्रिवेंट द क्रेडिटर फ्रॉम टेकिंग द प्रॉपर्टी, कि कहीं कोर्ट के थ्रू क्रेडिटर इस प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके प्रॉपर्टी सेल ना कर दे, सॉरी अपना अमाउंट रियलाइज ना कर ले क्रेडिटर, इस वजह से डेटर ने वो अमाउंट डेटर ने वो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी बच्चों। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो दैट्स कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। तो बच्चों एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का मीनिंग बताना है क्या होगा और एक एग्जाम्पल लेके आपको इसके अंदर प्रॉपर बताना पड़ेगा, ठीक है। यस पूर्वी कुछ पूछना है आपको बच्चे, आपका माइक ऑन है। हाँ जी बच्चों, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बता रखा है, लेकिन इसमें बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर आता है जो बहुत ध्यान सुनना है, इसमें एक पॉइंट और क्या आता है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं एक,
एक डेटर है बच्चों, उसके बहुत सारे क्रेडिटर हैं, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों, बहुत सारे क्रेडिटर हैं। अब उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ना वो कुछ क्रेडिटर को किया, देखो क्या लिखा गया, ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी वन ऑफ हिज क्रेडिटर। मतलब पहले तो किसी और को कर रहा था, क्रेडिटर को नहीं कर रहा था, अब कह रहे हैं बच्चों वो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वन ऑफ हिज क्रेडिटर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ वोल डेप्ट टू हिम। क्या ये भी फ्रॉडलेंट आएगा बच्चों? हाँ जी बताओ, यस और नो, क्या उसको भी फ्रॉडलेंट आप कहोगे? हाँ जी, वेरी गुड। इन जनरल देखो, इन जनरल फ्रॉडलेंट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं उसको फ्रॉडलेंट कब नहीं कहूंगा, अगर कोई और प्रॉपर्टी बाकी क्रेडिटर के लिए बची हुई है तो। पूरा पॉइंट, अगर मान लो एक ही प्रॉपर्टी थी और आप एक ही क्रेडिटर को पे कर रहे हो और बाकी को मतलब बाकी को कह रहे हो बाहर में जाओ, तो याद रखना बच्चों, उस केस में वो क्या कर सकते हैं, अगर नथिंग इज लेफ्ट फॉर द अदर क्रेडिटर, अगर बाकी क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो कोर्ट में फाइल पिटिशन कर सकते हैं। कितने टाइम में करेंगे वो बच्चों? 3 मंथ्स में वो करेंगे। ठीक है कि भाई 3 मंथ्स में करेंगे, ऑफ द ट्रांसफर पेइंग डेट की डेटर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्लियर? और फिर जो उसको इंसॉल्वेंट करके जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो एक पार्टिकुलर क्रेडिटर से वापस लेके वो सभी क्रेडिटर में उनके प्रपोर्शनेटली उसको डिवाइड कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका अगर मैं आंसर लिखूंगा तो इन जनरल तो नो लिखूंगा, फिर लिखूंगा हाउ एवर, अगर रिमेनिंग, अगर मान लो बाकी क्रेडिटर के लिए कुछ भी उनके पास नहीं बचता है, तो वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आप वो प्रॉपर्टी को कैंसिल करो एंड साथ में डेटर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके प्रॉपर्टी वापस ले लो। ठीक है, और प्रॉपर्टी सब में इक्वल आप बांटो, तो ही वहां पे रहेगा, अदरवाइज ये सारा पॉइंट यहाँ बता दिया गया बच्चों। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों इसके अंदर। तो दैट्स कॉल कि भाई किसी अगर क्रेडिटर को ना करके किसी और पर्सन को करोगे, वो तो वहां पे अगर क्रेडिटर प्रूव करेगा तो प्रॉपर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में जाएगा। लेकिन अगर किसी एक क्रेडिटर को कहेंगे तो इन जनरल फ्रॉडुलेंट में नहीं जाएगा। वो कब जाएगा, कि अगर बाकी क्रेडिटर के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो। दैट्स योर प्रोविजन बच्चों यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। क्लियर? कोई डाउट बच्चों, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो आओ बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट वन कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, और नेक्स्ट वन आ रहा है दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस। अब बच्चों पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान सुना, इसमें पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई कॉन्टेक्ट किया गया था प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, कोई इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी वहां पे और कॉन्टेक्ट हो चुका था, और बाद में क्या होता है कि उस कॉन्टेक्ट को पार्टली परफॉर्म कर दिया गया है, पार्टली परफॉर्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया है कि वो पार्टली परफॉर्म हो गया है और बाकी परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी मना कर रही है। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, दूसरी पार्टी मना कर रही है, कैसे क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पर? चलो आओ एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। मैं यहाँ पे दो पार्टी ले रहा हूँ, एक्स और वाई। एक्स के पास एक प्रॉपर्टी थी। अब आपको पता है बच्चों कि जब प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जाती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से खाली काम नहीं चलेगा, साथ में उस एग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यही सब आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि एक्स ना ये प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफर करता है। अब ध्यान से देखना कि क्या क्या फॉर्मेलिटी वहां पे कंप्लीट हो चुकी है। जब यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो नंबर वन, जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया जा चुका है। ठीक है, मिस्टर वाई को उसका पोजीशन ट्रांसफर किया जा चुका है, और वाई ने क्या किया हुआ है कि मिस्टर एक्स को उसने कंसीडरेशन पे कर दिया था, पेड कंसीडरेशन। तो बच्चों इस केस में एक्स कौन हुआ? ट्रांसफरर। वाई कौन हुआ? डेट इज द ट्रांसफर। अब बच्चों यहाँ पर ना जब ये पोजीशन ट्रांसफर किया गया तो उनके बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को ट्रांसफर की जा रही है, ऐसा वहां पे प्रॉपर लिख दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो एग्रीमेंट अभी तक जो एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको जो रजिस्टर्ड करवाना था वो अभी तक नहीं हो पाया। मतलब बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, बस अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, और वो कह रहे थे जी हम बाद में करवा लेंगे। बड़ा पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो
ऑलमोस्ट सारी मतलब ज़्यादा जो मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज़ थी बच्चों वो कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे, मतलब पार्टली परफॉर्म हो चुका है, कैसे पोजेशन आ चुका है, और क्या हो चुका है बच्चों, कंसिडरेशन पे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब बच्चों यहाँ पे अब ध्यान सुना, इसके बाद क्या होता है, अब ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसके माइंड में एक फ्रॉड जाता है। अब इसके माइंड में क्या फ्रॉड जाता है, ये सोचता है प्रॉपर्टी भी रजिस्टर तो हुई नहीं है, मतलब लॉ की नज़रों में तो अभी कोर्ट में अगर देखेंगे तो कोर्ट के जो रिकॉर्ड है उसमें तो मेरा नाम ही लिख रहा है। तो एक्स ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी किसी जेड को और वो ट्रांसफर कर रहा है। हाँ जी बच्चों बताओ, क्या ये जेड को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या लगता है आपको, जेड को ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? ये शिवांगी, नहीं होगा। तो बच्चों याद रखना, ये जो जेड को ट्रांसफर किया गया ना, ये वॉइड होगा। और इस केस में उन्होंने कहा कि अगर इतनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, पोजीशन हो चुका है, कंसिडरेशन दिया जा चुका है, बस रजिस्ट्रेशन ही तो बाकी था, तो बच्चों इस केस में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर फिर हम डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे। और इस केस में याद रखना बच्चों कि इस केस में बाद में उस चीज़ को कैंसिल नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इसका रजिस्ट्रेशन बाद में भी हो सकता है आपका। बच्चों पहले पता क्या होता था, ये जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आया था ना 1882, तो उस टाइम पे ये कंसेप्ट कोई होता ही नहीं था, पार्ट परफॉर्मेंस कोई कंसेप्ट था ही नहीं। वहाँ तो वो डायरेक्ट क्या कहते थे कि भी जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, जब सारी फॉर्मेलिटीज ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते, और उस केस में जो जेड को प्रॉपर्टी जाती थी उसको हम वैलिड कह देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने प्रॉपरली वैसे क्या बताया कि भाई नहीं, अगर इतना सारा परफॉर्म हो चुका है तो मतलब वाई के पास कुछ तो राइट होगा। भाई एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तो रहती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की, सॉरी बच्चों, तो वो फॉर्मेलिटीज भी बाद में कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस केस में डॉक्टर ने पार्ट परफॉर्मेंस लगा के उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इतना सब कुछ हो गया है। लेकिन एक कंडीशन बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए, क्लियर, और ट्रांसफरी ने कंसिडरेशन भी ट्रांसफर को पे कर दिया हो। अगर ये दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये दो कंडीशन अगर हो गई है ना, तो बच्चों अगर रजिस्ट्रेशन हुआ भी अगर नहीं है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बता रखा है। तो चलो आओ एक बार नोट्स में से पढ़ते हैं कि नोट्स में इसका क्या मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है। तो बच्चों देखो देखो, पहले क्या लिखा गया, इसको डिटेल में यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ए और बी के बीच में हुआ था। ट्रांसफरी हैज पेड प्राइस, ट्रांसफरी क्या कर चुका है बच्चों, प्राइस पे कर चुका है किस चीज़ के लिए, पोजीशन लेने के लिए, क्लियर। एंड साथ में विलिंग था कि भी बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रजिस्ट्रेशन है वो भी हो जाए, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन इफेक्टेड नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया था, रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन इफेक्टेड। तो ट्रांसफर क्या करता है, तो सिक टू एविक्ट बी फ्रॉम द लैंड, मतलब उसे कह रहा है मेरी लैंड खाली करो, कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, जबकि ए क्या कर चुका है बच्चों, पैसा ले चुका है, सब कुछ कर चुका है, और बी के पास पोजीशन है, तो क्या वो बी को निकाल सकता है, बी से प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है? तो आंसर इज नो, बी विल नॉट अलाउड टू सफर द सिंपली बिकॉज सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है, क्या रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी रहती है, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उस केस में हम कौन सा बच्चों डॉक्ट्रिन लगा देंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, वहां पर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और अब जो आपको बच्चों एग्जाम में लिखना ना, ये टॉपिक आपको एग्जाम में लिखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई इसके बिना ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पूरा नहीं होता। और देखो साफ साफ बता दिया कि 1920 से पहले तो ये पॉइंट था ही नहीं, मतलब 1882 में आपको पता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आया था, तो 1882 से लेकर 1929 तक तो ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, 53A 1929 में इंसर्ट किया गया था। तो उससे पहले तो क्या होता था, उससे पहले तो ये मानते थे कि जब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होगी ट्रांसफर वैलिड माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और अब क्या बोलते हैं बच्चों कि हम इस केस में भी इसको वैलिड मान सकते हैं, बस कुछ कंडीशन सेटिस्फाई आप कर दो। क्या क्या कंडीशन थी जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए उनके बीच में टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में। नंबर 2 क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, सेकंड, इट मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर 3 बच्चों जो हमने बात की है, ऑब्वियस रिटर्न में होना चाहिए एंड साइन बाय द ट्रांसफर हिमसेल्फ, या फिर उसके ब्याह पे अगर किसी को उसने पावर ऑफ अटर्नी दी है तो, ठीक है। एंड बच्चों फोर्थ वन क्या लिखा गया कि उस टर्म्स में प्रॉपर लिखा होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर,
मतलब उसके अंदर प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इस मिस्टर एक्स की ट्रांसफर की जा रही है। अगर मान लो उसमें इस तरह की सर्टेनिटी नहीं दिखाई गई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो फिर हम उसको वैलिड नहीं कहेंगे। एंड ये कंडीशन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे? ट्रांसफर शुड हैव टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का जो पोजीशन होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? ट्रांसफरी के पास होना चाहिए इन द पार्ट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ ही इज ऑलरेडी इन द पोजीशन तो ही मस्ट हैव कंटिन्यू, बीच में पोजीशन नहीं छोड़ना चाहिए उसको। तो इसने साफ साफ बता दिया है कि भाई ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। एंड लास्ट में देखो क्या लिखा गया, ट्रांसफरी बाकी ऑब्लिगेशन या तो फुलफिल कर चुका है या रेडी है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि मान लो उसने 50% पेमेंट कर दी थी और 50 भी रेडी है, वो देने के लिए तैयार है, तो उस केस में बच्चों अब ट्रांसफर जो है ना वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली लास्ट में वो क्या बचेगा सिर्फ बच्चों? रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी रहती है, वो लास्ट में वो कंप्लीट अगर नहीं भी होती है तो आप ट्रांसफरी को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते हैं। तो दैट्स योर प्रोविजन बच्चों यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैंने आपको बताया है, और एग्जाम में आएगा तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको पहले लिख के आने हैं, और देन फिर ये जो ऊपर एग्जाम्पल बताया हुआ है फिर आप ये एग्जाम्पल उसको आप डिफाइन करोगे। ले पेन बच्चों यहाँ पर, ठीक है। बस बाकी इसमें बच्चों करने की जरूरत नहीं है, ये बाकी इसमें मतलब ऐसे ही बस इसको रिपीट किया गया है, तो ये बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो ये सफिशिएंट है वहाँ पे आपको कि उसकी कंडीशन बतानी है प्लस ये एग्जाम्पल आपको बताना है बच्चों। बता दोगे ना? यस और नो? हाँ जी बच्चों, तो हमारी डॉक्ट्रिन हो गई जी। कौन कौन सी डॉक्ट्रिन हो गए? हमारा डॉक्ट्रिन इलेक्शन हो चुका है, होल्डिंग आउट हो चुका है, और क्या हुआ था बच्चों? होल्डिंग आउट के बाद हमारा हुआ था टॉपिक डेट इज फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, एस्टॉपल, पार्ट परफॉर्मेंस। अब इसके बाद एक डॉक्ट्रिन और आपका रहता है बच्चों, डेट इज अ लीज पेंडेंस। सबसे इजी टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। ये करने के बाद फिर आप लोगों से पूछूंगा मैं कि किस डॉक्ट्रिन में क्या बताया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे तो चलो आओ, अब इसके बाद कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे बनाओ, डेट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों लीज पेंडेंस इसका मतलब क्या हो, ध्यान सुनना। लीज का मतलब होता है डेट इज द डिस्प्यूट, लीज का मतलब होता है डिस्प्यूट, और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। ठीक है, डिस्प्यूट पेंडिंग। बच्चों डिस्प्यूट पेंडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि दो पार्टी हैं, दो पार्टी है, सपोज ए और बी दो पार्टी है, और उनका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट चल रहा है। ए कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी कहता है नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दोनों कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, और कोर्ट अभी तक कोर्ट का कोई डिसीजन वहां पर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डिस्प्यूट अभी पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट का कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया बच्चों। ठीक है, अब आप खुद इंटेलिजेंट हो बच्चों, उसमें बताना आप खुद ही। अभी ना जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है ऑब्वियस इन दोनों पार्टी में से किसी एक के पास होगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो मिस्टर ए के पास है, बट प्रॉब्लम इज दिस कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इन दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, और इन दोनों ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। ठीक है, केस इन कोर्ट प्लस पेंडिंग, कि वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। ठीक है यहाँ पे, तो मुझे बताओ बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आपको, यस और नो में आपको आंसर बताना है। नंबर में बताओ बच्चों कि जब तक इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कि क्या मिस्टर ए प्रॉपर्टी सेल कर सकता है ये वाली या नहीं कर सकता? हाँ जी, यस और नो? वेरी गुड बच्चों। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ए कैन नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रांसफर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बच्चों, मान के चलो कि मान लो कोर्ट ने अलाउड कर दिया, चल ठीक है तो प्रॉपर्टी बेच दो। ठीक है, अब वहां पे अगर मैं लेके चलता हूं, इफ ए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी,
इफ ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, सपोज मिस्टर सी को बेच दी, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये सी की प्रॉपर्टी कब तक मैं नहीं मानूंगा? इसका सी प्रॉपर मालिक कब बनेगा? नॉर्मल वैसे बताओ। यस प्रियंका। आपका माइक आज क्लियर नहीं आ रहा है माइक प्रियंका, फिर से रिपीट। ओके ओके बच्चों, अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये मिस्टर ए मैं हूँ, कौन है ये? मैं हूँ। और मैंने प्रॉपर्टी सी को दे दी जबकि उस प्रॉपर्टी का तो डिस्प्यूट चल रहा था। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में सी की तभी मानी जाएगी अगर वो केस का डिसीजन इन फ्यूचर मेरे फेवर में आता है तो। ठीक है, मान लो अगर ए ट्रांसफर कर रहा है और अगर डिसीजन ए के फेवर में आया तो ये प्रॉपर्टी फिर सी की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिसीजन बी के फेवर में आया तो सी को क्या करना पड़ेगा? वो प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी बच्चों? जिसके डिसीजन जिसके फेवर में आया, मतलब बी के फेवर में वो आया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू सी, देन इफ ए वन केस, ठीक है, तो अगर ए केस जी जाता है तो सच ट्रांसफर इज वैलिड। लेकिन क्या बोलेंगे बच्चों? हाउएवर इफ डिसीजन केम इन फेवर ऑफ बी, अगर वो बी के फेवर में आया बच्चों, तो फिर याद रखना जो ट्रांसफर किया गया था सी को still बी वॉइड, तो वो वॉइड हो जाएगा एंड प्रॉपर्टी वापस किसके पास चली जाएगी? वो प्रॉपर्टी फिर वो बी के पास वापस चली जाएगी। तो इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया गया बच्चों, डेट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। तो लीज पेंडेंस का मतलब कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, कि जिस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है इन जनरल वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो ट्रांसफर वो तभी वैलिड मानेंगे कि अगर वो डिसीजन ट्रांसफरर के फेवर में आता है तो। अगर ट्रांसफरर के फेवर में नहीं आता है तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा और देन प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ लीज पेंडेंस। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो प्रियंका? ये लो जी, जल्दी से नोट करो इसको बच्चों। नोट कर ले तो डन लिखना, डन बोलना, डन। हैव यू नोट डाउन बच्चों? हाँ जी। यस पूर्वी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मैंने आपको क्या बताया था, ये एक्चुअल में क्रेडिटर और डेटर की ट्रांजेक्शन की बात करता है। अगर कोई डेटर मतलब क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करना चाहता, उसमें डिफॉल्ट करना चाहता है, लेकिन उसको एक डर है कि भाई जो क्रेडिटर ना, अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिटर मेरी प्रॉपर्टी बेच देगा। ये कौन सोच रहा है? ये डेटर सोच रहा है। तो डेटर इस डर की वजह से क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है जानबूझ के, कि ताकि क्रेडिटर के हाथ में कुछ भी ना बचे। तो अगर डेटर बच्चों ऐसा करता है ना तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट्स कॉल्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। और अगर क्रेडिटर चाहे तो जो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर की गई है ना, कि किस इंटेंशन से, कि ताकि क्रेडिटर को कुछ भी ना मिले, तो वो ट्रांसफर क्रेडिटर क्या कर सकता है? उसको वॉइड करवा सकता है और वैलिड भी कर सकता है। तो दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। बाकी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसी में ऐप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें आगे बच्चों। ठीक है, तो चलो एक बार नोट्स में इसको रीड करते हैं कि नोट्स में कैसे लिखा गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, लिस्ट पेंडेंस का मीनिंग बताया गया दैट द पेंडिंग सूट, पेंडिंग एक्शन, पेटिशन और द लाइक, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और इसमें उन्होंने क्या बोला साफ साफ कि इन जनरल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन, मतलब जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, वो प्रॉपर्टी इन जनरल ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा गया, वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, वट वी मीन द कंटेंट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर
देखो इसने अब इसका अपोजिट मीनिंग निकाल लिया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है बट वो ट्रांसफर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कि राइट्स पे, कि डाटा क्रिएटेड बाय द कोर्ट डिक्री। भाई वो ट्रांसफर वैलिड होगा या नहीं होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कि कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पे क्या आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, तो उस पर हम डिपेंड करेंगे। आगे देखो क्या लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ ही लोगे, आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि भाई ए और बी का लिटिगेशन था एक प्रॉपर्टी एक्स के ऊपर, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ए ने वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब बाद में इन फ्यूचर अगर बी के फेवर में अगर डिसीजन आया तो सी जिसने प्रॉपर्टी ली थी वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, और कोर्ट का ऑर्डर उसको मानना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, बी को ये प्रॉपर्टी चली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में जब आएगा तो पहले आपको लीज पेंडेंस का मीनिंग बताना है, जनरल मीनिंग क्या है, और फिर उसके ये इसेंशियल्स आपको वहां पे लिखने हैं कि लीज पेंडेंस कब कब आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं लीज पेंडेंस क्या क्या होगा। नंबर 1, तो नंबर 1 पॉइंट क्या बताएगा बच्चों, कि कोर्ट में केस होना चाहिए, और कोर्ट भी कौन सी बच्चों यहाँ पे, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन। याद है कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपने एक एक्ट किया है, JIGL में आता है आपका सिविल प्रोसीजर कोड, और उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी का बताया हुआ है कि आप किस कोर्ट में जाओगे, तो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हम उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में जाएंगे कि जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये उसी की बात कर रहे हैं बच्चों की कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन में ही केस फाइल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उस केस को मानेंगे ही नहीं यहाँ पर लीज पेंडेंस में। नंबर 2 बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, कि सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कोलिसिव। ठीक है, मतलब वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, अभी अभी चल रहा है केस आपका। एंड नंबर 3 बच्चों, लिटिगेशन मस्ट बी वन इन विच राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन। किस चीज पे लिटिगेशन होना चाहिए, कि प्रॉपर्टी के राइट पर, कि भाई ये राइट प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा पर्सन कह रहा है मेरी है, तो इस तरह का लिटिगेशन वहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई छोटा मोटा लिटिगेशन है, मतलब उसमें प्रॉपर्टी तो पार्टी के पास ही रहेगी, क्लियर, तो बच्चों फिर वो लीज पेंडेंस में नहीं आएगा। मेन ये कह रहा है लीज पेंडेंस में तभी लेंगे जब दूसरी पार्टी क्या बोल रही है कि इस प्रॉपर्टी का राइट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज का डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों। फोर्थ वन क्या कहा गया, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ अदरवाइज डीलिंग विद द प्रॉपर्टी इन द डिस्प्यूट बाय एनी पार्टी टू द लिटिगेशन। सिंपल कह रहा है बच्चों, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, सिंपल कह रहा है कि लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी पे ना कुछ होना चाहिए, या तो ट्रांसफर कर चुका हो या फिर अपने पास रख रहा हो, ठीक, कि इन फ्यूचर वो ट्रांसफर वॉइड भी हो जाए, या फिर वो प्रॉपर्टी वापस जिसके फेवर में आंसर आता है उसको वहां पे मिल जाए। ठीक है, एंड फिफ्थ वन बच्चों यहाँ पे मेन इफेक्ट क्या आएगा बच्चों बाद में, कि जो ट्रांसफर उसने किया है वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट की डिक्री पे वो डिपेंड होना चाहिए। वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ऑफ अदर पार्टी अल्टीमेट किससे एक्रू करेगा, वो टर्म्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये अगर आप ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो हम उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में हम उसको ले लेंगे, और वहां पर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ही हम उसको फॉलो करेंगे, सॉरी फेवर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर टॉपिक बच्चों यहाँ पर। क्लियर, अब इसमें बच्चों एक ये लास्ट पैरा, बस ये लास्ट पैरा और आपको करना है, क्लियर, इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी बीच वाले टॉपिक आपको ये 2 पैरे नहीं करने हैं आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों उन्होंने क्या कहा, डिस्प्यूट ना इंडियन कोर्ट में नहीं चल रहा था, डिस्प्यूट किसी फॉरेन कोर्ट में चल रहा था प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में आएगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन में होना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई शूट फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो उसको कभी भी लीज पेंडेंस में नहीं लिया जाएगा। नंबर 2 बच्चों, लीज पेंडेंस कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात नहीं करेगा। लीज पेंडेंस वाला जो टॉपिक लगेगा वो सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करेगा बच्चों, ओनली एंड ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बाकी तो आपने पढ़ ही लिया, दैट्स वन कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी, कर लोगे, एनी डाउट, तो दैट्स योर टॉपिक बच्चों यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। तो हमारे सारे डॉक्ट्रिन यहाँ बच्चे कंप्लीट हो गए हैं, और बार बार कहूँगा कि एग्जाम में ये आपसे ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक मैं देखता हूँ ना तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, एक तो पार्ट परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एक आपका स्टॉपल भी ज़्यादा पूछा गया है, तो ये 2 टॉपिक तो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी कोई भी डॉक्ट्रिन वो आपसे पूछ सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको उस पर कमांड बनानी है। ठीक है जी, यहाँ पे अब बच्चों इस चैप्टर में अब आपका रहता क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों इसमें रहता क्या क्या है आपका।
ठीक है, टॉपिक रिमेन्ड। एक लास्ट क्लास और लगेगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आई होप ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या क्या रहता है, एक तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पॉइंट बताओ ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेकंड में बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक आएगा आपका, दैट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, एक छोटा छोटा टॉपिक और आएंगे बच्चों यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ द इनकम, इनकम को एक्यूमुलेट करना। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूँ तो मेन तो ये तीन टॉपिक आपके संग रह गए हैं। क्लियर, इसके अलावा जो अलग से टॉपिक है बच्चों वो स्पेसिफिक कुछ अलग से कुछ टॉपिक पे बात करता है। ठीक है, जो नॉर्मली अलग से दिया गया, क्या क्या, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज, मॉर्गेज, मॉर्गेज एंड चार्ज। बच्चों यहाँ पे तो ये स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं कि सेल क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको बच्चों दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है बच्चों। तो प्रॉपर्टी कौन कौन से रहेगी आपके, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या है बच्चों यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, तो चलो आओ बच्चों, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है बच्चों, कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो देखो बच्चों वन बाय वन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन क्या दिया गया, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लेजेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, इसमें बच्चों सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी आपने एक टॉपिक किया था, कौन बताएगा मुझे, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल क्या होता है, कौन बताएगा, भूल गए क्या, अंकित बताएगा। अंकित बताओ बच्चे। अंकित, आवाज नहीं आ रही अंकित आपकी। हेलो भव्य, आवाज आ रही है मेरी। यस भव्य बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। गुड, वेरी गुड। बच्चों मुझे बस एक पॉइंट मुझे बता दो, इन जर्नल जो वो प्रॉपर्टी, चलो ठीक है थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता था, क्या इन जर्नल वो प्रॉपर्टी बेच सकता था वैसे, है ना। तो वही आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर वन लिया गया जिसको हम बोलते हैं दैट इज द स्पेस सक्सेशन। बच्चों स्पेस सक्सेशन क्या होता है कि मान लो एक मिस्टर ए है, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इसका एक इकलौता सन, सिर्फ उसका एक ही बेटा है। अब इसको, इस बेटे को पता है कि भाई मिस्टर ए के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली है। इसको पता बच्चों, ये सन को पता है। तो दैट्स कॉल्ड, इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया बच्चों, स्पेस सक्सेशन, कि उसका एक ही उत्तराधिकारी है वहां पर। तो बच्चों जब तक ना, याद रखना, ड्यूरिंग द लाइफ, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मिस्टर ए, जो सन है ना बच्चों, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कैन नॉट ट्रांसफर।
तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 जो बच्चों यहाँ बताया गया है, दैट्स द स्पेस सक्सेशन। चलो आप पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा गया कि चांस ऑफ हेयर एप्रेंट, मतलब उसको मिलने वाली है प्रॉपर्टी सक्सीडिंग टू एन स्टेट, ये रिलेशन ऑफ द किन्समैन। किन्समैन वही होता है बच्चों की जो बाद में उसका ही उत्तराधिकारी वहां पे आएगा। क्लियर? जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया तो किन्समैन किसको बोलूंगा, मिस्टर ए को। तो इस तरह का अगर कोई पॉसिबिलिटी है ना कि भाई आपके पास इन फ्यूचर प्रॉपर्टी आएगी, तो जब तक वो पर्सन जिंदा है ना बच्चों, तब तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं आ सकती। ठीक है, वो पर्सन प्रॉपर्टी इन जनरल ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे बच्चों क्या बताया गया है, ध्यान सुनना। पॉइंट नंबर 2 आता है दैट इज द राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं बच्चों, री एंट्री करने से पहले स्पेक सक्सेशन नीचे डिटेल में दिया गया है, उसको पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे ना तो फिर ईजी हो जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट, देखो यहाँ नीचे दिया गया पॉइंट नंबर ए आपको दिया गया है। ठीक है, और देखो इसमें क्या बताया गया बच्चों, पढ़ो स्पेस सक्सेशन में कि इन दिस क्लोज द पॉसिबिलिटी रेफर्ड आर बेयर एंड द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एंड नोट कपल्ड विद एन इंटरेस्ट सच एज कॉन्टीजेंट रिमाइंडर। रिमाइंडर आ रहा है ना कि इन फ्यूचर उसके पास आएगा और फ्यूचर इंटरेस्ट उसके पास आएगा, तो उसको कौन सा राइट बोला गया बच्चों, दैट्स कॉल्ड स्पेस सक्सेशन। ठीक है, जिसको आप इन फ्यूचर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कोई एग्जांपल लिया गया यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का ओनर है एंड प्रॉपर्टी उसके एग्जिस्टेंस में है, अभी उसके पोजीशन में भी है। ठीक है, तो वो चाहे तो ये जैसे मिस्टर ए का है, हमें पता है मिस्टर ए के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है बच्चों, उसके सन को मिलने वाली है। बट ये भी तो हो सकता है मिस्टर ए ड्यूरिंग द लाइफ उस प्रॉपर्टी को बेच दे। क्लियर? तो इसलिए अभी जो सन है वो प्रॉपर्ली ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ही प्रॉपर्टी रहेगी और मैं इसको बेचूंगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया कि this he may transfer and if property is neither in existence nor is person the owner of the property then फिर वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे ना तो सन के पास एग्जिस्टेंस था और ना ही अभी वो ओनर था, तो वो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट्स योर पॉइंट जो है बता रखे बच्चों कि पर्सन इज इंटेंडेड टू बाय द सर्टेन प्रॉपर्टी बट नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो जब तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। कब तक? जब तक ये प्रॉपर्टी उसके हाथ में प्रॉपर वे से नहीं आ जाती। तो जब तक वो प्रॉपरली वे से मिस्टर ए अपने बेटे को लीगली ओनर नहीं बना देता, जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता बच्चों। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा आपको बच्चे। तो मेन आप इसको यहाँ से इसको पढ़ सकते हो बच्चों। ये रहा, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और बी उसका सन है। तो बी कौन हुआ बच्चों? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। तो उसको साफ साफ बोल दिया गया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर ए बी हैज ओनली होप। प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बना, सिर्फ होप है, एक एक्सपेक्टेंसी है कि भाई प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में उसको मिलेगी, उत्तराधिकारी है वो उसका, तो प्रॉपर्टी उसी को ही मिलेगी। तो बच्चों इस केस में सिर्फ होप है अभी, तो यहाँ पे वो अभी इस होप के बेस पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि ए जिंदा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। और बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिया गया है दैट्स कॉल्ड स्पेस सक्सेशन। और बच्चों ये आपसे अलग से एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आपसे अलग से पूछ सकता है ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस सक्सेशन। तो स्पेस सक्सेशन बता देना, एग्जाम्पल बता देना और साथ में लिख देना कि हाँ भाई जो स्पेस सक्सेशन में आएगा तो वहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर अब भी नहीं हो सकती है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे आता है दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, री एंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई एक प्रॉपर्टी दूसरे को दिया, वापस आप उससे ले रहे हो। ये तो तभी होता है बच्चों जब हम किसी को कोई प्रॉपर्टी लीज बेसिस पर देते हैं। किस पर देते हैं बच्चों? लीज बेसिस पे किसी को प्रॉपर्टी दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, एक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं बच्चों कि मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए और ये प्रॉपर्टी का ओनर है। ये प्रॉपर्टी का ओनर है और दूसरी कंपनी हम यहां पर ले लेते हैं बच्चों XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड। अब बच्चों यहाँ पे ये मिस्टर ए क्या करता है, इस कंपनी को ये जो प्रॉपर्टी थी इसके पास लीज बेसिस पर वो XYZ लिमिटेड कंपनी को दे देता है, प्रॉपर्टी ऑन लीज। और जब उसने XYZ को ये प्रॉपर्टी लीज पर दी तो साथ में उसने कोई कंडीशन लगा दी। ले लेते हैं, सपोज कंडीशन ले लेते हैं, उसने पहली कंडीशन लगा दी इफ कंपनी गोज इनटू
वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाएगी, ठीक है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, ठीक है, तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको री एंटर कर लूंगा, मतलब ये प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लूंगा या फिर किसी और को दे दूंगा, किसी और के नाम में लीज एग्रीमेंट बना दूंगा। कब? अगर ड्यूरिंग द एग्रीमेंट, मान लो से एग्रीमेंट 10 साल का हुआ था, लीज एग्रीमेंट हमने 10 साल का किया था, तो हमने उससे पहले ही कह दिया कि अगर 10 साल में वो एक बार भी अगर वाउंड अप में चली गई कंपनी, क्लियर, तो ये लीज एग्रीमेंट हम खत्म करके ये प्रॉपर्टी मैं वापस ले लूंगा और वापस फिर किसी और को दे दूंगा। मतलब मैं अपना ये राइट मैंने एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? री एंट्री। अब बच्चों इसमें पता है क्या हुआ? कंपनी ना लॉस में जा रही है, वाउंड अप में नहीं जा रही, ध्यान सुना, कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्रीमेंट कंपनी इज इन लॉस बट नॉट वाइंडिंग अप, ठीक है, और इसी के बेस पर मिस्टर ए ने एक्सपेक्ट ये किया कि भाई जो कंपनी लॉस में जा रही ना, तो वाइंडिंग अप फ्यूचर में जाएगी जाएगी, वाइंडिंग अप फ्यूचर में जाएगी जाएगी। और इसके बेस पे उसने क्या किया, मिस्टर ए ने यही प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर सी के साथ। अभी बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी लॉस में गई है, अभी कंपनी वाउंड अप में नहीं गई है, और उसने एग्रीमेंट सी के साथ कर दिया कि ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी। अब वो किसको दे रहा है, री एंटर किसके साथ कर रहा है? सी के साथ कर रहा है। हाँ जी बताओ बच्चों, क्या वो ऐसा कर सकता है? अभी तो हुआ नहीं है, जो कंडीशन लगाई थी अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाली थी, और हो या ना हो उसका भी कुछ नहीं पता, और वो पहले ही वो री एंटर कर रहा है। क्या वो ऐसा राइट ले सकता है अभी या नहीं ले सकता? अच्छा आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। हाँ जी बच्चे आप बताओ क्या कह रहे हो? हेलो। यस भव्या, बताओ बच्चे। क्या ये ऐसे प्रॉपर्टी सी को दे सकता है या नहीं दे सकता है? ये माइक खराब हो गई। हाँ जी अब सुनाई दे रही है, यस बोलो अंकित। नहीं वो नहीं सुनाई दिया था बच्चे। यस प्रियंका, वाई आर यू लाइफिंग, बताओ बच्चे। तो नहीं कर सकता बच्चों, ये मिस्टर सी के साथ ये नहीं कर सकता ऐसे। तो ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ना, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसने साफ साफ कह दिया है कि भाई राइट ऑफ री एंट्री यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन आते हैं बच्चों, ध्यान सुना पॉइंट। मिस्टर ए ओनर है और आपने नॉर्मली कंडीशन देखी भी होगी, उसने प्रॉपर्टी लीज बेस पे दे दी एक्स वाई जेड को, बट वो एग्रीमेंट कर रहा है, किसी का लीज का नहीं कर रहा, वो ओनरशिप ट्रांसफर का कर रहा है स्पॉस। मिस्टर सी को वो प्रॉपर्टी बेच रहा है और मिस्टर सी को प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है। अब बताओ बच्चों, क्या ये कर सकता है? या जब तक लीज चल या जब तक लीज चल रहा है तब तक वो बेचेगा नहीं? यस भव्या। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई घर किराए पे लिया हुआ है तो जो ओनर है वो अपना घर कभी बेच ही नहीं पाएगा। बच्चों ऐसे ही ध्यान रखना, अगर किसी को हम प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं ना, तो वो ओनर जो है अगर वो बीच में अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल कर भी देता है कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकता है। अब जो लीज एग्रीमेंट है ये सी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है उसके साथ वही लीज एग्रीमेंट या नहीं करना चाहता, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो याद रखना, राइट ऑफ री एंट्री तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर बीच में ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, पूर्वी बताएगी। पूर्वी आपको अभी तक राइट ऑफ री एंट्री में क्या समझ में आया बच्चे अभी तक?
वेरी गुड, सबको समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पे बता रखा है। तो चलो आप पढ़ते हैं इसमें राइट ऑफ री एंट्री का क्या मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, राइट द विच द लेसर हैज अगेंस्ट द लेसी फॉर द ब्रीच ऑफ एन एक्सप्रेस कंडीशन। लेसर ने क्या कहा था अगेंस्ट द लेसी कि अगर वो ब्रीच करता है एक्सप्रेस कंडीशन कि भाई ऑन इट्स ब्रीच द लेसर मे री एंटर इज कॉल्ड द राइट ऑफ री एंट्री। और देखो साफ साफ बोला गया है इफ ए लीजेज इज प्रॉपर्टी टू बी एंड एड ए कंडीशन कि अगर बी किसी को सबलेट करेगा ना तो ए अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। ठीक है, तो बच्चों इस केस में लीज कब टर्मिनेट होगा, अगर लेसी ने कंडीशन ब्रेक की तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट the right of re-entry being the right for personal benefit of any party cannot exist for the benefit of person who has no personal interest। बच्चों इतनी टफ लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वैसे जो मैंने आपको बताया ना उस तरीके से आप लिखना कि अगर वो सब्सिक्वेंट कंडीशन पूरी होने से पहले ही अगर वो री एंट्री लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो आपको लिखना है। लेकिन ये जो लिख देना बच्चों वहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ ब्रैकेट में कि इफ ए ट्रांसफर द वोल ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब पूरी लैंड ही किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है इवन राइट ऑफ एंट्री टू सी, तो बच्चों याद रखना अब जो री एंट्री हुआ है ना वो वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से विद प्रॉपर्टी वो सब कुछ ट्रांसफर कर सकता है। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ री एंट्री। तो बच्चों एग्जाम्पल, हाँ जी, राइट ऑफ री एंट्री पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट में ना वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि अगर लेसर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंडीशन ब्रीच होने से पहले अगर वो री एंटर करना चाहता है उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। इसलिए मैंने कहा ना उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ओनरशिप कर रहे हैं आप पर्सनल होगा। हाँ तो हो सकता है, तो उसने इसी की एक्सेप्शन उसने दे दिया ना कि आप पर्सनल बेनिफिट ओनरशिप के साथ ले सकते हो लेकिन लीज के साथ आप पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकते। इसने साफ साफ क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब ही क्या होगा कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ पे मना कर रहे हैं। देखो ध्यान से पढ़ो उसने क्या बोला कि आप अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए ले रहे हो लेकिन जो दूसरा जिस पर्सन को आप दे रहे हो प्रॉपर्टी उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं है। मतलब उसका ये मतलब हुआ कि दूसरा पर्सन उसमें वो ओनरशिप नहीं ले रहा है। अगर दूसरे पर्सन का भी पर्सनल इंटरेस्ट में आ रहा है ना बच्चों तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा गया, पर्सनल बेनिफिट ऑफ एनी पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन हु हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द लैंड। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए उसने उसकी एक्सेप्शन साफ साफ बता दिया कि जिस पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर वो री एंट्री अभी नहीं कर पाएगा जब तक कि दूसरी पार्टी जो लेसी है वो जब तक टर्म्स ब्रेक ना करे। गॉट द पॉइंट प्रियंका? चलो जी आ जाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों थर्ड पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि री एंट्री आप इस तरह से नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3 बहुत इजी पॉइंट बच्चों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिया गया ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट। एनीवन, क्या किसी को ईजमेंट पता है? ईजमेंट क्या होता है? हाँ जी, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ना मेरा हाउस है। ईजमेंट बताता हूँ यहाँ पे ईजमेंट क्या होता है। ये मेरा एक हाउस है और ये है जी हाउस का जो गेट है, एंट्री गेट। और ऑब्वियस है ये जो एंट्री गेट यहाँ पर दिया गया है इसके साथ में यहाँ पे गली होगी। वो भी कह सकते हो बच्चे, वो भी आएगा इसके अंदर, लेकिन मेन मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ये है जी गली, स्ट्रीट। ठीक है, और ये सिर्फ एक रास्ता है यहाँ से जहाँ पे आप इस घर में एंट्री आप कर सकते हो। अब मैं किसी को ये घर ट्रांसफर कर रहा हूँ बच्चों, क्या मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई हाउस का जो अमाउंट हो गया वो 1 करोड़ रुपए हो गया और यहाँ से आना जाना रहेगा तो ये जो रास्ता है इसके मैं अलग से आपसे 20 लाख रुपीज़ और लूँगा।
मतलब जो रास्ता, मतलब जिस रास्ते से उस प्रॉपर्टी में एंट्री होती है, क्या उसके आप अलग से पैसे मांगते हो, या वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें ही जब आप हाउस ट्रांसफर करते हो? उसी में उसी में इंक्लूड होता है बच्चों। क्या मैं इसको अलग से ट्रांसफर कर सकता हूँ? ये जो राइट टू वे है, क्या जहाँ से मेरा जाना आना रहेगा, या फिर जहाँ से घर में हवा आती है, लाइट आती है, या फिर कोई और मतलब परमिशन वहाँ पे आती है, क्लियर? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर ये चीज़ कभी आप अलग से सेल नहीं कर सकते हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आपको हमने घर बेचा था, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता कोई बेचा था, अब वो रास्ता मैं किसी और को बेचूंगा, ये क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे याद रखना बच्चों कि किसी को इस तरीके से खाली ईजमेंट आप नहीं बेच सकते, राइट टू वे, एयर, लाइट, तो ये बच्चों वहाँ पे आप उसको सेल नहीं कर सकते किसी को, ठीक है? तो सिर्फ प्रॉपर्टी को ही सेल करोगे तो दैट्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ईजमेंट। ईजमेंट, तो देखो बच्चों ईजमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया कि ईजमेंट होता है कोई राइट इंजॉय कर रहा था, कौन? बाय द ओनर, राइट इंजॉय बाय द ओनर ओवर द लैंड, ओवर द लैंड ऑफ अनदर, जैसे लाइक राइट टू वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ स्पॉट, राइट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, राइट ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। तो बच्चों ये सब ना, मतलब ये बाहर से सर्विसेज उसके पास आ रही थी और वो अपनी प्रॉपर्टी पर उसको एंजॉय कर रहा था। तो बच्चों याद रखना, ये कभी भी जो राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ लाइट है, इसको आप कभी भी सेल नहीं कर सकते, ठीक है? अब हम कहते हैं जी बाहर बिजली की तारें लगी हुई हैं, वो भी मैं आपको सेल करूंगा क्योंकि मेरे घर के बाहर लगी हुई हैं, अदरवाइज आपको यहाँ बिजली नहीं मिलेगी, तो वो तो गलत है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकता। तो शासक ने कहा कि विच द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सर्टेन लैंड possess as such for the beneficial enjoyment of such land to do and continue to do something and prevent or continue to prevent something done in upon in the respect of certain other not his own land। मतलब उसको दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे वो गली है ना बच्चों, वो आपकी प्रॉपर्टी कोई है जो गली है, वो उसमें आपको रोक रहे जाने के लिए कि भाई आपको एक घर, आपने घर लिया है, ये गली को ही लिया है आपने, ये गली पहले आपको खरीदनी पड़ेगी। ये क्या मतलब हुआ बच्चों? तो वहां पर उसकी खुद की लैंड नहीं है, वो किसी दूसरे की लैंड से वो बेनिफिट ले रहा है। तो आप किसी दूसरे की लैंड से जो भी आपको बेनिफिट वहां पे हो रहे थे, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको प्रॉपर्टी का ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड आपका होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया है ना, प्रॉफिट आउट ऑफ द लैंड अनदर, तो इस तरह से आप प्रॉफिट वहां पर नहीं ले सकते ईजमेंट में। समझ आया बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर कि आप क्या क्या नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर? जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ए द ओनर ऑफ हाउस एक्स राइट टू वे, राइट टू वे ओवर एडजॉइनिंग ऑफ प्लॉट ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू बी, तो ही कैन नॉट ट्रांसफर द राइट ऑफ वे टू सी, वो सी को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट अगर वो खुद का उसका घर है, देखो, बट ही ट्रांसफर द हाउस इटसेल्फ टू सी, तो ईजमेंट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू सी। अगर वो घर दे रहा है तो ईजमेंट तो ऑटोमेटिक उसको मिलेगा ही मिलेगा, राइट टू वे मिलेगा, लाइट मिलेगी, एयर मिलेगा, क्लियर? सब कुछ उसको वही फैसिलिटी मिलेगी जो उस घर में होती थी, पॉइंट। तो उसको हम अलग से नहीं बेच सकते यहाँ पर। चलें आगे, ठीक है? नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट में जो पॉइंट बता रखा है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और द पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं, दैट इज द नंबर 4th पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। प्रियंका आपका माइक ऑन है बच्चे, आवाज आ रही है? रेस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट, कि अगर हम किसी के इंटरेस्ट पे अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसके रिगार्डिंग वहाँ बात की गई है। अब जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं सर्विस कर रहा हूँ, एक कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ, सपोज एक्स लिमिटेड में सर्विस कर रहा हूँ, और एक्स लिमिटेड ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये एक प्रॉपर्टी मुझे दी उन्होंने मिस्टर ए को, और उसको साफ साफ कहा कि भाई जब तक आप यहाँ पे हमारे यहाँ सर्विस कर रहे हो ना, जब तक आप यहाँ सर्विस कर रहे हो, आप सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। तो उसको एक ट्रांसफर किया गया, क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे जब उसने साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई जब तक आप जॉब कर रहे हो सिर्फ तब तक आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इसको बेच नहीं सकते आप। हाँ जी, क्या यहाँ पे मिस्टर ए अब इसको सेल कर पाएगा? तो आंसर इज नो, मिस्टर ए उसको सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यही बता रखा है, बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे कि एन इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन द एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली बाय नेचर, वो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अनलेस, अनलेस क्या लिखा गया बच्चों? अगर वो रेस्ट्रिक्शन जो आपने पढ़ा था ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन एलमेंट,
कि अगर वो उसके अकॉर्डिंग अगर वो वॉइड माना गया फिर तो ठीक है भाई, फिर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे, फिर तो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जहां वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड थी तो वो कर सकते हैं फिर। जैसे याद है आपको वहाँ रेस्ट्रिक्शन एक लगाई गई थी कि पार्टीशियंस के टाइम पर वो प्रॉपर्टी बाहर नहीं बेचेगा, किसी फैमिली के मेंबर को ही बेचेगा, जो आपने पार्शियल रेस्ट्रेंट किया था। तो हमने कहा था जी वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगी प्रोवाइडेड डैट कि अगर बाकी जो पर्सन है, जो फैमिली के पर्सन है, उसको प्राइस अगर वो पे कर रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है। तो बच्चों वहां पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब बताओ क्या वो किसी को बाहर बेच पाएगा? तो आंसर इज नो, किसी को बाहर नहीं बेच पाएगा वो। तो जैसे एग्जाम्पल ले रखा है बच्चों यहाँ पे प्री एम्सन राइट, कि एक राइट दे रखा है किसी को एक लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसी को जाएगी कि एक मोमडन को ही जाएगी। क्लियर? ज़्यादातर देखोगे ना बच्चों, जो मुसलमान वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ज़्यादातर मोमडन्स की मोमडन में ही जाती है, वो अपना राइट रिजर्व करके वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ही होता है कि मोमडन की प्रॉपर्टी किसी हिंदू को मिले, बहुत रेयर होता है। ठीक है, सेकंड बच्चों यहाँ पे सेम थिंग टेंपल की है, जो तो टेंपल का तो टेंपल के वे से जाता है। रिलीजन है तो एक रिलीजन वाले अमाउंट उसको रिलीजियस पार्टी को ही देते हैं, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जाता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ठीक है, या फिर कोई प्रिस्टली ऑफिस, ये सारे उसी से रिगार्डिंग ले रहा है बच्चों, रिलीजियस से रिगार्डिंग ले रहा है। या फिर मैंने कौन सा बोला आपको, सर्विस टेन्योर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सर्विस टेन्योर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली गई है बच्चों। डन बच्चों यहाँ पे? तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए बच्चों आपके अभी तक? नंबर 1 पॉइंट हमने क्या किया, स्पेस सक्सेशन। नंबर 2 क्या किया हमने, दैट इज द री एंट्री। क्लियर, री एंट्री हमारा हो चुका है। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर, दैट इज ईजमेंट। एंड फोर्थ क्या किया बच्चों, अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है और पर्सनल इंटरेस्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो उसकी बात की गई है कि वो भी फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। ठीक है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है जी, ध्यान सुनो। तो नंबर पॉइंट 5 पॉइंट, फ्यूचर मेंटेनेंस, बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, फ्यूचर मेंटेनेंस। अब बच्चों इसमें ज़्यादा एक हिंदू फैमिली का एग्जाम्पल लेता हूँ, हिंदू फैमिली के रिगार्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन में ले रहा हूँ मिस्टर ए, और दूसरी पार्टी है मिस्टर, सॉरी उसकी वाइफ मिसिस ए। ठीक, तो मिसिस ए की वाइफ, सॉरी ए की वाइफ भी कह सकते हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर ए क्या कहता है कि भाई ठीक है, एक प्रॉपर्टी अभी ए उसका ओनर है, और ए कहता है कि भाई इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इसका बेनिफिट तुझे हम देते रहेंगे, और इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट तुम यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कि भाई यहाँ पर उसको राइट दे दिया गया किस चीज़ का बच्चों, फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए उसको प्रॉपर्टी दे दी गई है कि भाई अभी तो ये प्रॉपर्टी का एंजॉय मैं ही करूँगा, मिस्टर ए ने कहा, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी से जितना बेनिफिट आएगा वो तुम रखना। ठीक है, और फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टी जो होगी मेंटेनेंस के लिए सब आपको दे रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि भाई मुझे प्रॉपर्टी सेल करके पैसा लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कुछ ये स्पेस सक्सेशन की तरह हो गया, बस स्पेस सक्सेशन में क्या था, वो लीगली स्टार्टिंग से ही उसका लीगल हेयर था, लेकिन ये वाइफ ने स्टार्टिंग से नहीं दी, ये पहले ये लिख दिया गया। अब वाइफ ने सोचा कि फ्यूचर किसने देखा है, अब फ्यूचर किसने देखा है, क्यों ना मैं प्रॉपर्टी अभी सेल कर देती हूँ। ठीक है, जबकि इसको प्रॉपर्टी कब के लिए दे रहे थे बच्चों, फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए दे रहे थे। अब बताओ बच्चों, क्या वाइफ यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल कर सकती है अभी एट प्रेजेंट या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती बच्चों। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए दी गई है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन एक पॉइंट बताओ बच्चों कि अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई और ये प्रॉपर्टी वाइफ के पास आ चुकी है और वो उससे खर्चा चला रही है, अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, क्या अब बेच सकती है या नहीं बेच सकती है? बेच सकती है, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे उसने वही वर्ड लिया, तो दो वर्ड यहाँ मैं लेके चलूंगा, एक वर्ड आता है फ्यूचर मेंटेनेंस और एक वर्ड आता है पास्ट, पास्ट मेंटेनेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पास्ट मेंटेनेंस। तो बच्चों यहाँ वर्ड पढ़ो क्या लिखा गया कि लॉ में सबसे लिखा गया है कि दिस अगेंस्ट द पर्सनल राइट इन द प्रॉपर्टी, लॉ से डैट कि यहाँ पर आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, कि राइट ऑफ हिंदू विडो टू मेंटेनेंस इज ए पर्सनल राइट, जो आगे इन फ्यूचर वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है बच्चों। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो उसको हमने राइट दे दिया ना कि भाई आपको राइट दे रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी को यूज करो, मेंटेन करो, कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अरियर है पास्ट मेंटेनेंस उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस के राइट को ट्रांसफर
नहीं किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बता रखा है। क्लियर, दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलो जी आगे करते हैं इसको पॉइंट। पॉइंट नंबर, हाँ जी, एक ही पॉइंट है, फ्यूचर में बेच सकती है उसको। हाँ जी, फ्यूचर में वो तभी, फ्यूचर में वो तभी बेचेगी जब अरियर ऑफ द पास्ट मेंटेनेंस चल रहा है तो। ठीक है, वैसे इन जनरल नहीं बेचेगी, मतलब इन जनरल अगर मान लो उसके मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर रखा गया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मान लो कोई पास्ट मेंटेनेंस का अरियर चलता आ रहा है कि वहां पे उसको अमाउंट नहीं मिला था और वो अमाउंट रिकवर करना चाहती है तो प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, चलो जी आ जाओ पॉइंट नंबर 6 देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे क्या बता रखा है। तो पॉइंट नंबर 6 बच्चों सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनना पॉइंट। मान लो मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो केस मैंने किया हुआ है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या वो केस मैं किसी और को साइन कर दूं, क्या मेरी जगह पे ये पर्सन कंटिन्यू करेगा केस? तो बच्चों सिंपल थिंग यहाँ पे कह रहा है, तो सिंपल कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है और बी अपना केस मिस्टर सी को ट्रांसफर करना चाहता है और वो कह रहा है कि आगे से ना सी इस केस को देखेगा। तो याद रखना बच्चों, ये जो राइट टू स्यू था जो सिर्फ बी अपने पास रख रहा था वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो बहुत सिंपल पॉइंट कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 कि जो केस फाइल करने का राइट आपके पास है वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सिंपल पॉइंट था ये तो, ये बाकी के तो हम कर ही चुके थे। यहाँ पे तो देखो क्या लिखा गया कि राइट टू श्यू, ये भी एक तरह से इंटरेस्ट है कि फ्रॉम विच सच राइट कैन नॉट बी असाइंड, आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस ए, ये राइट टू श्यू क्या बताया गया बच्चों? पर्सनल राइट बताया गया है जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ आपको मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आप खुद केस फाइल कर सकते हो कि सर मेरी प्रॉपर्टी इसने जानबूझ के रख ली है या डिटेन कर लिया है, वट एवर कुछ भी। तो ये एक साथ में आपको ये एक पर्सनल राइट मिलता है केस फाइल करने का, ना कि आप इसको किसी और को दे सकते हो। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। अगर मान लो ये राइट मैं भी रख लेता हूँ, ये राइट मैंने किसी और पार्टी को भी दे दिया कि, और उसने वो किसी और को पार्टी को दे दिया, ऐसा तो पता नहीं फिर वो अलग अलग केस फाइल करते रहेंगे। प्रॉपर्टी एक ही होगी लेकिन केस फाइल पता नहीं कितने सारे होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी प्रिवेंट द अब्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रैफिकिंग इन द लिटिगेशन। तो इसको रोकने के लिए ऐसा साफ साफ बोल दिया गया कि भाई आप ये चीज़ें ट्रांसफर नहीं कर सकते यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बच्चों एग्जाम में ना इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये वाला पैरा और आपको मेन करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये अलग से इंडिविजुअली कभी भी नहीं पूछा गया। मतलब 1980 से सीएस का डिपार्टमेंट बना था, सीएस बना था, उसके बाद से लेकर आज तक ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया कि राइट टू स्यू अलग से। अगर पूछा गया तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इसमें देखो साफ साफ बोल दिया गया है कि मेड द राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर, कि राइट में क्या क्या आ गया, राइट टू डैमेज की जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, एज वेल टोर्ट, सब कुछ आ गया बच्चों इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल ये रखा है कि ए ने ना असोल्ट किया, पढ़ा हुआ असोल्ट आपने टोर्ट के अंदर आता था बच्चों। ठीक है, किसी की बेइज्जती कर दी है, मतलब वट कि उसको कुछ आपने कह दिया है, तो बी ही सिर्फ डैमेज देने के केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर बी चाहे कि मैं ये सी को राइट दे दूं और सी को अलाउड कर दूं कि उसने बेइज्जती मेरी की है लेकिन आप डैमेज सी को दे देना, ये क्या मतलब हुआ भाई? तो उसमें ये तो डैमेज तो आप ही लोगे ना उस केस में बच्चों। तो ये इसमें साफ साफ कह दिया कि भाई इस केस में आप अलाउड नहीं कर सकते, बी वहां पे सी को राइट नहीं दे सकता कि जो बी की बेइज्जती हुई है वो बी के नाम का सी डैमेज लेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे बी राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? इसको कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी कह सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है ना, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कभी पढ़ा करते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यो। तो ये बच्चों उसी तरीके से यहाँ पर वो लिया गया है आपका। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, राइट टू श्यो। तो देखते हैं बच्चों कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे, स्टार्टिंग से आते हैं जो ऊपर दिया गया था ना, ये रहा यहाँ पर। तो इसमें से हमारे कौन कौन से हो गए बच्चों यहाँ पे, पॉइंट नंबर बी हो गया है, पॉइंट नंबर सी हो गया है, पॉइंट नंबर डी हो गया आपका, पॉइंट नंबर ई हो गया आपका, पॉइंट नंबर एफ हो गया आपका बच्चों।
क्लियर। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ, बहुत सिंपल पॉइंट है, क्या मोदी जी क्या मोदी जी अपनी पीएम वाली चेयर राहुल गांधी जी को सेल कर सकते हैं? हाँ जी। या कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर, या कोई गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है, क्या वो अपनी सैलरी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? मतलब उसमें ये कह दे जी आप मेरे को मत दो, आप किसी और को दे दो मेरी पेंशन। तो बच्चों याद रखना, पहले तो उसी पर्सन के नाम जाएगी, आगे वो कुछ करे उसका, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता गवर्नमेंट को कि मेरे वाली सैलरी उस पर्सन को दे देना। तो देखो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जैसे वहाँ ले रहा है। फर्स्ट वन ले रहा है कि जो पब्लिक ऑफिस है उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और ना ही पब्लिक ऑफिसर की सैलरी, नोर कैन द सैलरी वेदर बिफोर और आफ्टर ही इज पेबल। ठीक है, पहले आप ये नहीं कह सकते कि ये सैलरी किसी और को दे देना, या बाद में कह दो जी मेरी ड्यू बन रही है आप इसको दे देना, ऐसे नहीं चलेगा, पहले वो आपको ही मिलेगी जो पब्लिक ऑफिसर है बच्चों। क्लियर। और सेम थिंग बच्चों, अगर कोई सैलरी या स्टाइपेंड्स किसको अलाउड किया गया है, मिलिट्री में, नेवल में, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर के रिगार्डिंग ले रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, कोई पॉलिटिकल पेंशन है उसको भी ट्रांसफर इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पर उसको एज पर लॉ ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे। तो बच्चों ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में टॉपिक ये भी पूछा गया है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। और बच्चों एग्जाम में जब भी आएगा ना तो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आएगा। अगर मान लो ये एग्जाम में ना आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, तो बस ये पॉइंट A to H लिख के आ जाना, उनको डिटेल में मत बताना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, अगर ये 6 to 7 मार्क्स अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसका प्रॉपर हेडिंग बनाना, जैसे चांस ऑफ हेयर अप्रेंट, इसमें 1-2 लाइन, बस 1-2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, राइट ऑफ एंट्री री एंट्री 1-2 लाइन, मतलब 1-1 2-2 लाइन आपको इसके अंदर बतानी है। अब जैसे पॉइंट नंबर G और H ये डायरेक्ट लिखने हैं आपको, इसमें हेडिंग बना के नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेंटेन करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 नंबर का आ रहा है या फिर ये 5 to 6 मार्क्स का आपका आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहां पर यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखोगे वहां पे बच्चों। ठीक है जी, चलें आगे, कर लोगे ना? यही आपका दिया गया बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर 2 टॉपिक आपके रह गए इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, एंड सेकंड बच्चों एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। लीज पेंडेंस हो चुका है, और इसका देखो मैंने कहा था ना, इसके बाद तो कौन सा टॉपिक आ जाएगा आपका, स्पेसिफिक ट्रांसफर का टॉपिक आ जाएगा, कि सेल क्या होता है और क्या आएगा बच्चों, एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों। तो चलो आओ, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों रूल अगेंस्ट परपेचुइटी करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है मैंने एक सेक्शन 13 करवाया था आपको, याद है क्या था सेक्शन 13? सेक्शन 13 था बच्चों, ट्रांसफर इन द केस ऑफ, या सॉरी, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। याद आ रहा है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, क्या होता था उसके अंदर? एरिया में एक बच्चा बोलो सर, एक बच्चा बोलो। भव्या आप बताओ, भव्या भव्या बताएगी, ऐसा तो बच्चों में दिक्कत आ जाएगी। भव्या आप बताओ बच्चे। ओके, उसमें 2 प्रॉपर्टी फेवर ऑफ द यस, तो मतलब फिर उस केस में सेक्शन 13 वहाँ पे नहीं लग रहा था, आपने ये पढ़ा था बच्चों, कि वहाँ पर अगर जो अनबोर्न पर्सन है, अगर उसके नाम पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप ट्रांसफर उसको नहीं कर रहे हो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अगर उसको नहीं दे रहे थे, तो सेक्शन 13 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। यही था वहाँ पे बच्चों। अब मैं उसी को ना थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ बच्चों।
मतलब अब उसके बाद की सिचुएशन लेके जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पे। तो इसमें बच्चों रूल अगेंस्ट परपेचुटी, परपेचुटी का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट पीरियड। और इनडेफिनेट पीरियड में बच्चों क्या होता है कि एक पर्सन ना वो चाहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरी फैमिली में कोई उसको बेच ना पाए, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, मतलब वो प्रॉपर्टी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है, अब वो यही चाहता है कि जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दूंगा तो वो प्रॉपर वे से ट्रांसफर होती रहे, ए के बाद बी को मिले, बी के बाद सी को मिले, सी के बाद डी को मिले, डी के बाद डी के बेटे को मिले, फिर उसके बेटे को मिले, फिर उसके बेटे को मिले। अब जो इस केस में गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ऐसे तो आपने प्रॉपर्टी को रोक दिया, अब मतलब वो प्रॉपर्टी अब कभी प्रॉपर वे से तो ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी, वो तो बस फैमिली के फैमिली में सर्कुलेट होती रहेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें रिवेन्यू कहाँ से आएगा? रीजन बच्चों, रिवेन्यू गवर्नमेंट को कैसे आएगा? रिवेन्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर वो प्रॉपर्टी बाहर किसी को अगर बेची नहीं गई अगर किसी को हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन तो होगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो तो फैमिली की फैमिली में ही चल रही है वहां पे। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगी। तो उस चीज के रूल के लिए यहाँ पर परपेचुटी का एक रूल यहाँ पे बनाया गया, और उसने यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाए कि भाई यहाँ पे क्या होगा, और इसने सारी चीजों को ऐड करके उसने एक स्टार्टिंग में कंक्लूजन निकाला था, जो स्टार्टिंग में आपको एक लाइन बताई थी कि ट्रांसफर जो होता है ना बिटवीन द टू लिविंग पर्सन, दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होता है बच्चों, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया गया बच्चों। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर कोई पर्सन, मान लो मिस्टर ए है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे रहा है, बी को कह रहा है, और बी से क्या कह रहा है कि तुम इसको अपनी पूरी लाइफ यूज़ करोगे, और फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी बच्चों, वो सी को चली जाएगी, सी के बाद ये प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी, वो भी इसको लाइफ यूज़ करेगा, और डी के बाद डैश 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 सो ऑन, ये चलती रहेगी। अब बच्चों यहाँ पर तो प्रॉब्लम यही आ गई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस होगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी कोई जाएगी नहीं क्योंकि ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि ब्लड रिलेशन में यहाँ पे हो रहा है, तो गवर्नमेंट को तो रिवेन्यू का यहाँ पे लॉस होता ही चला जाएगा। तो बच्चों इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप एक काम करो, गवर्नमेंट कहती है कि भाई जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे उसने गवर्नमेंट में क्या लिखा गया कि आपने पहले बी को की, फिर सी को की, फिर डी को की, तो गवर्नमेंट कहती है जी जिस जिसका नाम आप पहले लिख रहे हो ना कि बी सी डी, पहली बात तो ये सारे के सारे लिविंग पर्सन होने चाहिए, ये सारे के सारे लिविंग पर्सन होने चाहिए। और इसके बाद भी उसने कहा ठीक है तुम करो, अलाउड है आपको, मतलब ए बी को करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, अलाउड है। और डी के बाद वो आगे इसको जो भी आएगा, उसका बेटा आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देना यहाँ पे जो साथ में आपको करनी है, अदरवाइज हम ट्रांसफर को वहीं पे खत्म कर देंगे, इनइफेक्टिव कर देंगे। और वो कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे कि जब डी को ट्रांसफर किया जा रहा है ना, एट द ट्रांसफर टू डी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एट द ट्रांसफर टू डी, नेक्स्ट जो पर्सन है ना बच्चों, जैसे जो मिस्टर ई है, उसकी एग्जिस्टेंस आ जानी चाहिए। अगर ये इसकी एग्जिस्टेंस अगर नहीं आई है ई की, किस टाइम पे बच्चों, कि जिस टाइम डी को ट्रांसफर किया गया, और एट द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर अगली वाली जो पीढ़ी को होने वाली थी, अगर उसकी एग्जिस्टेंस वहीं पे नहीं आई है, तो ये राइट यहीं पे रुक जाएगा, और ये जो मिस्टर डी है इसी को ही एब्सल्यूट इंटरेस्ट यहां पर मिल जाएगा। वर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी वहां पे आ जानी चाहिए, क्लियर, तभी वहां पे हम इसको वैलिड कहेंगे। तो दैट्स कॉल्ड रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, तो ये रूल बनाया गया था कि जिससे परपेचुइटी रुक जाएगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये पता था कि ये जो चलते आ रही है ना, जो पीढ़ी चलती आ रही है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ये कहीं ना कहीं तो ऐसे रुकेगी कि जहाँ पे अगली पीढ़ी हुई नहीं एक तरह से, ठीक है, अगर हो जाती है तो चलता रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये तो दे दिया उसने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर कि भाई इस केस में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या दिया कि जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी ना, जो ई है, अगर ये आ जाता है, ठीक है, अगर ये आ जाता है, तो ये अगर माइनर है तो जब तक ये 18 ईयर्स का नहीं होगा तब तक इसके नाम ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो 18 ईयर से पहले भी, अब मान के देखो डी के पास प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनो पॉइंट बच्चों, डी के पास प्रॉपर्टी है और ई भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ई भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी ई को नहीं जाएगी। अगर मान लो वहां पे लिखा होता ना
अगर डी फॉर लाइफ नहीं लिखा हुआ है और उसने ये लिखा होता कि ई के पास ये प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ही वो बोर्न होगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये लिखा गया था वहां पे। तो बच्चों याद रखना वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट ई के पास नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी? जब तक ये ई 18 ईयर्स का नहीं हो जाता। तो बच्चों डायरेक्ट 18 ईयर्स नहीं लिखा गया, वहां वर्ड लिखा गया मेजोरिटी, जब तक ये ई मेजोरिटी नहीं ले लेता। और बच्चों याद रखना ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, अगर ई की डेथ हो गई, ई को अगर कुछ हो गया, तो ये फिर सेम थिंग, वो राइट किसके पास रुक जाएगा? वो डी के पास रुक जाएगा। अब वो आगे भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो दो राइट कौन कौन से लिए बच्चों यहाँ पे? नंबर 1, डी के आने से, डी के पास प्रॉपर्टी आने से पहले ए की एग्जिस्टेंस आ जानी चाहिए। एंड नंबर 2, ये प्रॉपर्टी ई को कब जाएगी? अगर डी की पूरी लाइफ के लिए नहीं है तो ये प्रॉपर्टी ई के पास कब जाएगी? उसके 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? और ड्यूरिंग द माइनॉरिटी अगर ई को कुछ हो गया तो वहीं पर ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रुक जाएगा और वो डी के पास ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पूरा वहां पर आ जाएगा। अब डी चाहे तो उसको सेल बाहर करना चाहता है तो वो कर सकता है बच्चों। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही इंटेंशन थी बच्चों यहाँ पर कि वो उसकी परपेचुटी को रोकना चाहते थे। वो उसकी इस परपेचुटी को रोकना चाहते हैं कि ताकि ये प्रॉपर्टी किसी और के पास ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से ना पॉइंट बच्चों यहाँ पे, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन क्रिएट एन इंटरेस्ट, क्लियर, कैन क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। इन जनरल वो कह रहा है कि मान लो जैसे ए ने बी सी डी के नाम किया था तो पहले तो बी सी डी के नाम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उसके बाद आगे ट्रांसफर ना हो। और अगर होती है तो देखो क्या लिखा गया कि जिसके नाम होगी माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। ठीक है, वो पर्सन किस में आ जाना चाहिए? एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, जिसके जो अभी अनबोर्न था, किस टाइम पर? एट द एक्सपायरेशन ऑफ डेट पीरियड। और अगर वो अपनी एज अटेन कर चुका है, फुल एज मतलब मेजोरिटी अटेन कर चुका है, तो इंटरेस्ट फिर उसके पास वहां पर चला जाएगा। तो सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे सिंपल कहा गया कि जितने लिविंग पर्सन नाम लिखा है तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को तभी जाएगा अगर वो उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आया है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी, फिर वो आगे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और ट्रांसफर वहीं पे रोक के एक ही पार्टी के पास, जो उससे पहले वाली पार्टी है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी का आ जाएगा। क्लियर मुझे यहाँ पे? अगर वो प्रॉपर्टी ई को ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, और अब ई के बाद आगे कोई जनरेशन या तो अगर है उसकी डेथ होगी, मतलब डी तो उससे पहले वाली जनरेशन थी ना, तो डी की तो बात होगी नहीं अगर ई के पास प्रॉपर्टी आ चुकी है तो। ठीक है, ओके ओके, हाँ फिर उसके बाद ई के पास आ जाएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी एक ट्रस्टी के पास चली जाती है और ट्रस्टी के बाद जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो प्रॉपर्टी फिर उसको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। तो बच्चों यहाँ पर यही मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार ये पॉइंट पढ़ो आगे क्या दिया गया कि यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल क्या है? लिबर्टी ऑफ एलिनेशन शैल नॉट बी एक्सरसाइज एट इट्स ओन डिस्ट्रक्शन एंड ऑल कॉन्ट्रवेंसीज वी वॉइड। अगर कोई उसकी परपेचुटी लेके आ रहा है ना बार बार कि भाई हम तो परपेचुटी रखेंगे, आगे आएगा होगा, तो वो जनरली इसके अगेंस्ट है, किसी प्रॉपर्टी की परपेचुटी के अगेंस्ट है ये लॉ। ठीक है, जो इस तरीके रिगार्डिंग यहाँ पे मना करता है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पर आपको ये यहीं तक करना है, पावर्स ऑफ द एलिनेशन तक आपको करना है बच्चे ये। फिर इसके बाद जो आपको लिखना है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, इसका एक एग्जाम्पल दिया होगा बच्चों, ये रहा, ये एग्जाम्पल आपको फिर उसका लिखना है कि जो यहाँ पे बता रखा है। तो पढ़ो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों कि एनी नंबर ऑफ सक्सेसिव स्टेट, करो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएटेड बिटवीन द ट्रांसफरी, जो सिर्फ क्या होने चाहिए? हु आर द लिविंग पर्सन। तो देखो क्या लिखा गया, ए ट्रांसफर मे बी मेड टू ए फॉर लाइफ, देन बी के फिर फॉर लाइफ जा रहा है, फिर सी फॉर लाइफ एंड सो ऑन। तो बच्चों जब ये एग्रीमेंट लिखा गया ना तो ए और बी और सी तो तीनों क्या है उस टाइम पे? लिविंग पर्सन है, लेकिन जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी आएगा जो बाद में है, अगर देखो क्या लिखा गया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी हु इज समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद बच्चों वर्ड क्या लिखा गया सी के बाद? सो ऑन।
और जो सो ओन है वो पर्सन अभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, तो देखो क्या लिखा गया, तो पूरा का पूरा स्टेट शुड बी ट्रांसफर टू हिम। और देखो आगे क्या लिखा गया, इफ ही बोर्न, अगर उसका जन्म हो गया कब, एग्रीमेंट फिनिश होने से पहले। ठीक है, मान लो जैसे में सी फॉर लाइफ था ना, सी के बाद डी का जन्म होना था, और डी का जन्म अगर सी के लाइफ पूरी होने से पहले अगर हो गया, ठीक है, कब हुआ बच्चों, बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर स्टेट, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे उसका जन्म होगा उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पे आ जाएगा। लेकिन पोजीशन कब लेगा वो, टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर स्टेट, मतलब उसका इंटरेस्ट तो आ गया डी का, लेकिन उसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी, क्योंकि सी फॉर लाइफ था ना, तो सी की लाइफ के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड अगर उसका जन्म नहीं हुआ तो बच्चों वहीं पे जो ट्रांसफर हो जाएगा वो फेल हो गया, और जो सी होगा अब सी का ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वहां पर आ जाएगा। तो एग्जाम में यही आपको एज इट इज आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के बता सकते हो, और इसी रूल को यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, ठीक है, दैट इज द परपेचुटी। अब यहां से बच्चों दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है फर्दर। सेकंड पॉइंट यहां लिया गया कि भाई जिसके नाम कर रहे हैं अभी तो माइनॉरिटी में है वो, तो ड्यूरिंग द माइनॉरिटी तो आप किसी को ऐसे प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकते, तो उसका क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग बात करें तो देखो क्या लिखा गया कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएटेड तो हो चुका है, बट वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिलेड इन एनी केस बियॉन्ड हिज माइनॉरिटी, मतलब उसको हम दे नहीं सकते वेस्टेड इंटरेस्ट, उसको ट्रांसफर अभी नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक माइनॉरिटी में वो है। तो आगे क्या लिखा गया, माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिट लेटेस्ट पीरियड, कि उसको ये प्रॉपर्टी कब मिल सकती है, तो कब मिलेगी बच्चों उसको, 18 ईयर्स के बाद ही उसको वहां पे प्रॉपर्टी मिलेगी बच्चों। ठीक है, उसको 18 ईयर्स के बाद ही प्रॉपर्टी मिलेगी, और आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है बस, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी तक। ये आगे टू प्रोपोजिशंस आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो पहले आपको नंबर 1, नंबर 2, फिर इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और देन फिर आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ पूछा तो गया ही है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुटी, हमें बताओ क्या होता है। ठीक है जी, बता दोगे ना, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। क्लियर, आपको और डिटेल में करना है तो देखो यहाँ पे बताया गया है, ये देखो यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या बताया गया यहाँ पे। ठीक है जी, कर लोगे ना, ठीक है, हाँ जी, ये नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएगा ना तो ये सेम थिंग वही है, ये आपका रूल अगेंस्ट परपेचुटी ही है। देखो पढ़ो ध्यान से, प्रायर इंटरेस्ट फेलियर, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, मतलब अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ या फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो क्या होगा, वही इफेक्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने ऑलरेडी वहाँ पे कर लिया है, तो एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको रूल अगेंस्ट परपेचुटी ही वहाँ पे लिख के आना है बच्चों। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी ही वहाँ पे हम लिख के आएंगे, कर लोगे ना, ठीक है, हाँ जी। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जी, मेन स्पेसिफिक प्रोविजन से पहले जो मेन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिगार्डिंग बात करता है, उसका एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द इनकम, इनकम को एक्यूमुलेट करना। बच्चों ये भी ना परपेचुटी की तरह है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस ये है कि हमने ना एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को दे दी, और उससे कह रहे हैं कि भाई ये ना प्रॉपर्टी का जो सारा का सारा इनकम आएगा ना आप हमें देते रहोगे, फिर उसके बाद तुम आगे किसी और को दे देना, उससे हम इनकम लेते रहेंगे। मतलब एक प्रॉपर्टी ना आप ना ट्रांसफर नहीं कर रहे उसको, अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है तो सिर्फ एक इनकम को एक्यूमुलेट करने के लिए किया है। बच्चों ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का टॉपिक है ना, ये आगे आपका डिटेल में आएगा, एक हम मॉर्गेज में पढ़ेंगे, मॉर्गेज का टाइप आपका आएगा, डेट इज द यूसुफैक्चुअरी। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है। अभी आप एक सिंपल वैसे मानो कि एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, तो चलो आप कॉपी पे लिखो इसको, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ए है और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, और ये ना प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है कि भी कभी पहले कह रहे जी ये एक्स को दे देना, फिर वाई को चली जाएगी, फिर जेड को, फिर पी को, फिर क्यू को। और क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना भी आएगा ना मैं इसकी पूरी इनकम इकट्ठा करना चाहता हूँ, तुम इस प्रॉपर्टी पे काम करो और इसकी इनकम मुझे देते रहो। देखा जाए तो लीगली वैलिड है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ऐसे ही करता है।
आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो प्रॉपर्टी रेंट पे आप देते हो तो लीज बेस पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने लीज बेस पे तो दिया है बट अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया, किस टाइम के लिए बच्चों? अनलिमिटेड टाइम। तो लोग कहता है भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ये इनकम एक्यूमुलेट करनी है तो एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक नहीं कर सकते आप यहाँ पर। अगर आप ऐसा काम अनलिमिटेड टाइम के लिए करोगे तो इससे तो फिर हमारी इनकम आपने फिर से छोड़ दी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आगे कभी ट्रांसफर होगी नहीं। हमारा गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हमारा रेवेन्यू तो खत्म हो गया। अगर आपने अनलिमिटेड के लिए ऐसा कर दिया तो हमारा तो रेवेन्यू खत्म हो गया, प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर ऐसे तो हो ही नहीं पाएगी, बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। तो इसका इन्होंने साफ साफ कह दिया एक्यूमुलेशन इनकम में कि आप कभी भी अगर किसी प्रॉपर्टी से इस तरीके से इनकम एक्यूमुलेट करना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, तो कभी भी आप अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं करोगे, लिमिटेड पीरियड के लिए करना चाहते हो कर सकते हो, अलाउड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या बता रखा है यहाँ पे कि सेक्शन 17 कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम आपको मना कर रहा है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए मना कर रहा है बच्चों यहाँ पे। विदाउट द इनकम बीइंग एंजॉय बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस अनलिमिटेड तो ओनर पूरा एंजॉय कोई करेगा, उसके बाद फिर उसकी पीढ़ियाँ करेगी, फिर उसकी पीढ़ी करेगी, तो हम उन चीज़ों को रोक रहे हैं वहाँ पे बच्चों। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ो। दी लॉ अलाउ द एक्यूमुलेशन पीरियड फॉर द सर्टेन पीरियड ओनली। जैसे कितना अलाउड कर दिया आपको कि सिर्फ ट्रांसफर की लाइफ तक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्टी है उसको नहीं होगा, उसको तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सिर्फ कहाँ तक दे रहे हैं बच्चों? ट्रांसफर की लाइफ तक, फिर तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टेन पीरियड हो गया। या फिर ट्रांसफर करने के बाद अगर आप 18 ईयर्स तक करते हो ना तो 18 साल तक भी अलाउड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पता 18 ईयर्स किससे लिया गया बच्चों? ये माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे लिया गया एक तरह से, कि अगर मान लो कोई अनबोर्न पर्सन के नाम है और वो प्रॉपर्टी अब किसी और को ट्रांसफर की जा रही है, क्यों की जा रही है? कि ताकि जब ये पर्सन 18 साल का हो जाएगा ना तो इसको प्रॉपर्टी दे देना। तो अगर 18 ईयर्स के लिए आप ऐसे इनकम एक्यूमुलेट कर रहे हो कि भी फ्यूचर में प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और ये पैसा भी मिल जाएगा जो इनकम एक्यूमुलेट हुई है, तो वो चीज़ यहाँ पे अलाउड की गई है बच्चों। तो दो चीज़ अलाउड कर दी, जिसकी प्रॉपर्टी है जो ओनर है, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ तक रहेगा। नंबर 2 बच्चों कि अगर इस तरह से अगर आप प्रॉपर 18 ईयर्स रखते हो तो 18 साल तक ये चीज़ अलाउड की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी भी और फॉर्म में, इसमें हाँ कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता इससे। ठीक है, तो 18 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चे वहाँ पे। अगर ज़्यादा होगा तो सिर्फ कौन सा केस होगा? लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, कि अगर वो ट्रांसफर की लाइफ से जुड़ा हुआ है तो। हाँ जी, तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा, अगर आपने इनकम बियॉन्ड लिखा हो ना साफ साफ, बियॉन्ड द पीरियड मेंशन अबव, अगर इसे ज़्यादा रखा तो क्या होगा? बियॉन्ड द पीरियड मेंशन अबव, तो बच्चों इस केस में याद रखना, तो वो क्या माना जाएगा? 18 ईयर्स। अब बच्चों एक पॉइंट और जो मैं थोड़ा सा गलत आपको बता गया हूँ, एक पॉइंट और बहुत ध्यान सुनना। ट्रांसफरर की लाइफ तक हम बोल रहे हैं, और अगर ट्रांसफरर की लाइफ मतलब उसने कहा कि भाई मैं अपनी पूरी लाइफ इस इनकम से एक्यूमुलेट करूंगा, इससे फ़ायदा लूंगा, एंजॉय करूंगा, अगर ट्रांसफर की लाइफ 18 ईयर से ज़्यादा होगी ना बच्चों तो भी वो वॉइड हो जाएगा 18 साल के बाद। मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर एंड 18 ईयर्स विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, वो पर्सन सिर्फ उतना एंजॉय कर सकता है। अगर ट्रांसफर की लाइफ जो बची हुई है वो अगर 20 ईयर्स 20 साल की बची हुई है, ठीक है, या फिर वो लाइफ एंजॉय कर रहा था, तो वो 18 साल के बाद जो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना लाइफ कब तक जाएगी, तो हमने लाइफ तक का कॉन्टेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हमारी एज 18 ईयर्स से हमारी जो लाइफ है अगर वो 18 ईयर्स इंजॉय हम कर रहे हैं, तो 18 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा वो, आप उसके बाद उसको नहीं कर पाओगे। तो देखो 700 को दिया गया, उससे ऊपर गया तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। वर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो 18 ईयर्स और द लाइफ, ये मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एग्जाम में लेस मत लिख के आ जाना, सिर्फ अभी उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसी है। हाँ जी, अब बच्चों यहाँ पे ना 3 पॉइंट बताए गए आपको, उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए अलाउड है, मतलब इन चीज़ों के लिए आप इनकम एक्यूमुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से फर्स्ट वन लिया कि भाई आपने वो प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर की थी किसी को, कि भाई आप उससे जो आपने उस के ऊपर प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है कि वो साइड बाय साइड लोन उतरता रहेगा आपका, इसलिए आपने किसी दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और उसकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट आ रहा है आप उससे क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी का लोन रीपे कर रहे हो। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर अलाउड की गई है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कि भाई इस चीज़ के लिए फिर 18 ईयर्स वाला कंसेप्ट
नहीं चलेगा। अगर मान लो मैंने लोन 30 साल के लिए लिया है और वो प्रॉपर्टी में 30 ईयर्स के लिए किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, और उसके साथ में क्या कह रहा हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट से मेरे लोन की पेमेंट करते रहना, क्लियर, और 30 साल के बाद ये प्रॉपर्टी मैं वापस आपसे ले लूंगा। तो बच्चों इस केस में याद रखना ये चीज़ यहाँ पर अलाउड की गई है, दैट द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन जिसका वो इंटरेस्ट था अंडर द ट्रांसफर, ठीक है। तो वहां पर फिर ये टाइम पीरियड नहीं चलेगा, तो वहां पर ये इनकम यूज की जा सकती है फॉर द डेप्ट के लिए। या फिर दूसरा वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को ना अपने चिल्ड्रन या किसी और पर्सन का भाई उसमें पोर्शन रखना है कि भाई मेरे बच्चों के लिए इस प्रॉपर्टी में से ना 20-20% बचा के रखते रहना, कि जिससे वो काम करते रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा। तो बच्चों अगर बच्चों के लिए रख रहे हैं ना तो वो चीज़ अलाउड की गई है, वहाँ भी ये 18 ईयर्स वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो एक पोर्शन उसके लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पोर्शन इस चीज़ के लिए बचा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तीसरा बच्चों, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ और आपसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी ना अच्छे से मेंटेन करना, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का आपको 30% जो इनकम आएगी ना उसका 30% इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। तो वो जो 30% रखा है ना बच्चों, वो भी आपको अलाउड है, आप रख सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं चलेगा। तो 3 टाइम पीरियड कौन कौन से चलेंगे? डेप्ट के लिए करा है, चिल्ड्रन के लिए किया है अपने, या फिर तीसरा किसके लिए किया है बच्चों कि वहां पे प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसके प्रिजर्वेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। चिल्ड्रन वाला पॉइंट बताना। चिल्ड्रन वाला पॉइंट बच्चे ऐसे है कि मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी और मैंने कहा कि भाई मैं तो बाहर रहता हूँ लेकिन मेरी इस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो एक्युमुलेट कर देना मेरे बच्चों के लिए, ताकि उनके स्कूल की फीस, उनका रहना खाना पीना सब प्रॉपर वैसे होता रहे, क्लियर। तो मैं वो कर सकता हूँ और वो मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकता हूँ, चिल्ड्रन फॉर लाइफ भी कर सकता हूँ वो। उस केस में फिर वो 18 ईयर्स वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। गौड़ पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स योर प्रोविजन बच्चों, जो यहाँ पे बता रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ लिया है बच्चों यहाँ पर, और प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम में एक अच्छी परसेंटेज ये रखता है बच्चों, एग्जाम में ये 8 to 10 मार्क्स का आ ही जाता है आपका। तो इसको बहुत अच्छे से करना, और जितना अभी तक हमने किया ये मान के चलो इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है हमेशा बच्चों, क्लियर। तो यहीं तक अभी बच्चों इसको करो आप, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। तो आज हमने क्या क्या कर लिया बच्चों? आज हमने डॉक्ट्राइन पूरे कर लिए अपने, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर आपका हो गया। और क्या किया हमने बच्चों? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस हमारा हो गया। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। देन हमने पढ़ा रूल अगेंस्ट परपेचुटी, और देन हमने पढ़ा एक्युमुलेशन ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये सारे टॉपिक आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी पूरा हो जाए आपका, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों क्या आएगा? एक्सचेंज क्या होता है, सुना होगा ना एक्सचेंज आपने। तीसरा बच्चों गिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारे मतलब इंडिविजुअली टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, मतलब इसका पुराने वाले टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, सब ये अलग अलग टॉपिक आएंगे। लीज क्या होता है, लीज कितने टाइप्स का होता है, ये सब आपका यहाँ पर आएगा बच्चों। लीज के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर जो आपका आएगा, डेट इज एक्शनेबल क्लेम नहीं, ये तो सिंपल है, मॉर्गेज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका यहाँ पे दिया जाएगा, मॉर्गेज। मॉर्गेज कितने टाइप्स का होता है वो पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर हम, क्लियर। ये सारा मॉर्गेज का टाइप्स है, क्लियर। और लास्ट में जो आपका बच्चे यहाँ पे एक आएगा टॉपिक, दैट इज द चार्जेस, ठीक है, चार्जेस। डन बच्चों। चार्जेस आपने सुना भी होगा, कंपनी लॉ में भी आता था, एज इट इज वही लिया गया यहाँ पे कि फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका आएगा बच्चों, और लास्ट में डिफरेंस आ जाएगा कि मॉर्गेज और चार्ज में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सारे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। जैसे सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, 10-10 मिनट के टॉपिक है बच्चों ये, तो ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। मेन जो टाइम लगेगा वो लीज में, मॉर्गेज में टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो आज हम इसको इतना ही करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी कमांड अच्छे से होनी चाहिए, क्लियर। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरा, क्लियर, तो आप उस पर ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ग्रुप में भी है व्हाट्सएप नंबर मेरा, तो आप उस पर मुझे मैसेज डाल सकते हो, फिर मैं उसमें आपके डाउट वहाँ पे ले लूँगा बच्चों।